तो राजवीर सिंह जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि किसानों का मुद्दा बड़ा अहम हो जाता है। किसानों के मुद्दे पर अक्सर हम राजनीति भी होती हुई देखते हैं प्रदेश के अंदर, और साथ ही किसानों के मुद्दों पर किसानों की आवाज भी अक्सर सुनने को मिलती है। तो किसानों के लिहाज से सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, नहीं हो रही है, किसानों को खाद पानी सही तरह से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, जो फसल किसान लगा रहे हैं उसकी लागत भी निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। क्या इन सब पर आपकी राय है? क्या मानना है? क्या सहयोग मिल रहा है शासन से, प्रशासन से, और किसान कहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पहुंच रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में आकर के आपने एक बेहतरीन कार्यक्रम किया। भविष्य में भी आप करते रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो बड़े दुर्भाग्यशाली माने जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ और उड़ीसा में कालाहांडी। ये क्षेत्र पानी के लिए और खासकर किसानों के अभिशाप के रूप में देखे जाते हैं। किसान को केवल पानी चाहिए। किसान को अगर अपनी रिक्वायरमेंट पर पानी मिल जाएगा तो वो इतना उत्पादन करके दे देगा कि जो आज सरकार अपेक्षा कर रही है कि हम $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की हम जो अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं वो हम कर सकते हैं। पानी पर काम होना चाहिए। बुंदेलखंड में इतनी नदियां हैं, चारों तरफ पानी है। पानी का प्रबंधन ना होने की वजह से हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से पलायन बुंदेलखंड का सबसे बड़ा कारण बना। हालांकि पलायन आजकल आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या 2 है इस समय, जलवायु परिवर्तन और पलायन। पलायन शब्द अगर कहीं दुनिया में शुरू हुआ तो बुंदेलखंड से शुरू हुआ, और पलायन का दूसरा रूप शुरू हुआ हमारे यहाँ अन्ना प्रथा, अन्ना पशु, जिसने खेती को बर्बाद कर दिया। पलायन इसलिए हुआ कि हमारे बुंदेलखंड में 19 साल में, लगभग 19-20 साल में 24 बार अकाल पड़ा। काउंटिंग मेरी दुरुस्त है, क्योंकि फसलें तो होती हैं, कभी कभी जब खरीफ की फसल भी होती उसमें भी अकाल पड़ा। तो हमने 19 साल में 24 अकाल देखे। इन अकालों की पोजीशन में हमारे गांव के किसान भाइयों ने, जो यहाँ जब वो घाटे की खेती करते रहे, उनके खाने पीने के लाले पड़ गए, तो उन्होंने अपने घरों में ताला डाल दिया, जानवरों को छोड़ दिया और कमाने चले गए। तो पलायन भी हुआ और अन्ना प्रथा भी बढ़ी। अन्ना कोई ऐसी प्रथा नहीं थी कि जो प्रथा के रूप में ली जाए। अन्ना एक मजबूरी थी किसान की, इस वजह से बाहर चला गया किसान। आमदनी की बात जो आपने कही, आमदनी दोगुनी की भी बात होती है। मेरा बहुत क्लियर विजन है, आमदनी दोगुने की तरफ तो हम अभी कदम बढ़ाया ही नहीं। आमदनी एक अलग विषय है, हाथ में पैसा आ रहा है वो अलग विषय है, बच कितना रहा है, लाभ कितना हो रहा है, वो चीज मायने रखते हैं। लाभ नहीं है। क्यों? कि अगर हमारी आमदनी बढ़ी तो हमारी लागत भी बढ़ी। हम लागत की बात नहीं करते हैं, केवल आमदनी की बात करते चले जाते हैं। लागत का परसेंटेज क्या कितने हिसाब से बढ़ा है, तो लागत ने कमर तोड़ दी। तो मेरा अपना मानना है कि किसान के लिए पानी बेहद आवश्यक है। बुंदेलखंड की जहां तक बात करूंगा, बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था हो जाए, पानी का प्रबंधन हो जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना की बात चली, केन बेतवा गठजोड़। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप कैलकुलेट करिए कितने वर्ष हो गए इस परियोजना को घोषित हुए, और आज भी हम इस कंडीशन में नहीं है जो हम कह दें कि इतने वर्ष में ये पूरी हो जाएगी। जब परियोजनाओं का, बड़े बड़े महापुरुषों के विजन का इस तरह से होगा कि उनको पूरा करने में 20 साल लगेंगे, तो देश को तरक्की करने में कितने साल लगेंगे? हमें अपनी रफ्तार बढ़ाना पड़ेगी। हमें प्रायोरिटियां निश्चित करना पड़ेंगी कि कौन सा काम कब जरूरी है। अगर उन प्रायोरिटियों पर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा। और खासकर 140 करोड़ का देश, हम लोग किसान, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम केवल एक काम जानते हैं कि मेरे देश का सर गर्व से ऊंचा रहे और कोई भी व्यक्ति भूखों न मरे। परिस्थितियां कुछ भी हों, हम दिन रात मेहनत करके और इस देश को, भले ही घाटे में खेती हो, लेकिन अन्न समर्पित करेंगे,
चलिए, अब मेरा अगला सवाल है, ये है, अशोक शिक्षक नेता हैं आप, यहाँ मौजूद देखें, आपको लगातार देखा गया है, आपने माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई लड़ी है, लगातार सड़कों पर आप उतरे, आपने कई प्रदर्शन भी किए लगातार उसकी मांगों को लेकर। क्या लगता है वर्तमान में शिक्षकों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनसे बीजेपी सरकार आने के बाद कितनी सहूलियत मिली? पहले तो हमारा ये सौभाग्य है कि लगातार दूसरे साल मुझे इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला। पिछली वर्ष लखनऊ के ताज होटल में मौका मिला था और आज यहाँ पर आशीष जी और पराग जी के बीच में मौका मिला है। एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अगर देखा जाए तो केवल एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है। आज हम प्रारंभिक वक्ता से और अंतिम वक्ता तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं बात केवल एजुकेशन की आएगी, शिक्षा की ही आएगी। अभी पांडे जी अपना उद्बोधन देके गए, उन्होंने बड़ी शिक्षा प्रति बात करी और वो पानी से संबंधित थी। राजवीर भाई साहब अभी बोल रहे हैं, इन्होंने भी कहा ये तो निश्चित तौर पे देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट क्या है। आज एजुकेशन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर सरकारों ने आगे कदम बढ़ाया है। मंच के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहूँगा कि अब पूरे भारत स्तर पर जो पाठ्यक्रम हैं वो एक समान हो जाने चाहिए। पलायन का कोई एक काम नहीं है। आप गौर करें, पलायन इसलिए भी इस क्षेत्र से ज़्यादा हुआ, यहाँ पानी की समस्या थी। पलायन इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि यहाँ पर रोजगार की समस्या थी, और पलायन इस वजह से भी ज़्यादा हुआ कि यहाँ पर एजुकेशन की समस्या थी। लोग अपने बच्चे पढ़ाने के लिए बाहर गए। आज देख रहा हूँ मैं, लोग यही नौकरी करते हैं, यही व्यवसाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ, दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद आज जगह भेज रहे हैं। आखिर क्यों? पलायन क्यों हो रहा है? इसका मतलब निश्चित तौर पर हमारे यहाँ अभी भी बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो अच्छे स्कूल नहीं है, एक एम्स नहीं है, वर्किंग अगर देखा जाए तो हवाई अड्डा नहीं है। अभी स्कूल ही नहीं है आपके यहाँ, हवाई अड्डे की आप बात कर रहे हैं, जी, किस तरीके से? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि पहले स्कूल बहुत अच्छे होने चाहिए, इसकी ओर प्रयास किया जाना चाहिए, और जब हमारा ये प्रयास ठीक होगा तो हम समझते हैं कि जब एजुकेशन के क्षेत्र में काम ठीक हो जाता है तो सभी जगह काम ठीक होगा। आप शिक्षक नेता हैं, आपने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी है जी। एक अच्छा खासा वर्ग जो है प्राइवेट शिक्षक जो है वो लगातार इन स्कूलों में पढ़ाते हैं जी, उनकी सैलरी नामात्र की होती है, उसमें भी अच्छी एजुकेशन देते हैं। जी। एक सरकारी टीचर जो है वो स्कूलों में पढ़ा रहा है, तो आपने उनकी लड़ाई लड़ी, आप उनके मानदेय की मांग करते रहे, वो मांग, आपकी मानदेय की मांग पहुंची कहां तक पहुंची? मैंने, आपको मालूम होगा 2005-06 से केवल इसी वजह से कि एक वर्ग का शिक्षक बहुत पीड़ित है, लड़ाई लड़ी, और आपके संज्ञान में होगा मैं 2010, 2017, 2023 3 बार इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड से चुनाव लड़ा हूं, और सपा शासन काल में 2015-16 में जिस समय ये मानदेय की बात हुई तो इस पूरे प्रदेश के शिक्षक को लगभग 1000 रुपये मानदेय मिला। वास्तव में वो पर्याप्त नहीं था। आज गौर करें, सरकार या सरकारें विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती हैं। किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि दी जा सकती है, तो इन टीचर्स के कल्याण के लिए भी निश्चित तौर पर शिक्षक कल्याण निधि जैसी कोई योजना निश्चित तौर पर हो जानी चाहिए। क्योंकि आप रिजल्ट उठा लीजिए, यूपी बोर्ड का ले लीजिए चाहे सीबीएसई का ले लीजिए, हमें कहने में गर्व होता है कि यूपी बोर्ड की अभी पूरी लिस्ट आई 2025 की, तो 99% विद्यालय केवल और केवल वित्तहीन क्षेत्र के थे, प्राइवेट सेक्टर के थे। इसका मतलब वो एजुकेशन को आगे ले जा रहे हैं। आज इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए, विद्यालय एक से एक बढ़िया रन कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। इन टीचर्स के लिए, इनके कल्याण के लिए सरकार जो काम कर सकती है निश्चित तौर पर वो किया जाना चाहिए। जब शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षक भूखा नहीं होगा, शिक्षक अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आगे जाएगा। ये हमारी आपके मंच के माध्यम से सभी से अपील है। दीपराज गुर्जर जी, चूंकि
खुद अशोक कुमार जी कई सारे मुद्दे शिक्षा को लेकर उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपके भी होंगे। एक विपक्ष के तौर पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आप हैं, तो क्या कर रही है समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे बुंदेलखंड में अपनी बात रखने का काम कर पा रहे हैं। आज हमने आपका प्रोग्राम दोपहर से भी लाइव देखने का काम किया, और आज जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो केवल अच्छी बात कर सकते हैं। उसका उदाहरण, आपके यहाँ मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हमने बुंदेलखंड में घर घर नल लगाने का काम किया, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन शायद मंत्री जी भौगोलिक परिस्थितियों से या नीचे की जमीनी हकीकतों से अभी बहुत दूर हैं। इन्होंने गांव गांव पानी टंकी लगाने का काम किया, उससे जो मेन लाइन की सप्लाई थी वो 4 इंची थी, गांव आते आते वो लाइन की सप्लाई की 2 इंच की बची, और आपने उस गांव में 500 कनेक्शन दे दिए आधा इंची के। तो आप बताइए किस कैलकुलेशन से हर घर में पानी पहुंच जाएगा? आपने रोजगार की बात की। हम कहते हैं कि आपकी 10 साल होने को है सन 27 में, केंद्र में सरकार में आपको 10 साल हो चुके। अगर आपने रोजगार दिया होता तो क्या इस बुंदेलखंड के और खासकर जनपद जालौन का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 20 से 25% लोग दूसरे राज्यों में काम ना कर रहे हों? और काम फैक्ट्रियों में नहीं, काम किसी कंपनी में नहीं, मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। यानी कि कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आप अपने जनपद में बुंदेलखंड में लोगों को मजदूरी भी नहीं दे पा रहे। अगर आपने मजदूरी दी होती तो क्यों लोग दूसरे स्टेटों में जाते, क्यों पलायन करते? कौन पिता चाहता है कि हमारा बेटा दूसरे राज्यों में जाके काम करे? इतनी स्थिति बुंदेलखंड की खराब है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं गांव का बच्चा गांव गांव जाके दूध पिए, इसके अलावा कुछ ना पिए। इसका इशारा आप सब लोग जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इसके बावजूद भी ये इकलौती ऐसी सरकार है जिसने पूरे जनपद में एक गांव नहीं छोड़ा जहां ठेका ना खुलवा दिया हो। आप पता कर लीजिए, इस जनपद में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां ठेका ना हो। लेकिन हां, इस जनपद में कई गांव ऐसे हैं जहां स्कूल और शिक्षा नहीं है। कुछ कटिंग्स आपके हाथ में लग रही हैं, क्या लेकर आए ये? नहीं, ये इस सरकार के कारनामे हैं। क्योंकि जब हम लोग कोई बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये वो अखबार हैं जो हम लोग सुबह से शाम तक पढ़ने का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मंत्री जी का ही अखबार है, घर घर नल से जल, पानी तो पहुंचा नहीं, खुद ही सड़कों से चलना दूभर। पूरे स्टेट में जहां भी पाइपलाइनें बिछी हैं, आप जाके देखिए, अपना कैमरा ले जाइए, पाइपलाइन खोदी गई, सड़कें खोद दी गई। जो सन 70 से आज तक हम लोग सड़क बनवा पाए, जिसकी भी गवर्नमेंट रही उसने काम किया। आपने एक पल में सब सड़कों को खोदने का काम किया। ये देखिए, 2 किलोमीटर सड़क पर 200 से ज्यादा गड्ढे, राहगीर परेशान। और ये उरई से मात्र 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का गांव है मुख्यालय से, वहां इतने गड्ढे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार कह रहा है। ये देखिए, 48 घंटे बाद भी नहीं बदला बिजली का ट्रांसफार्मर। आप कहते हो आपने लाइट दे दी। ये अभी टैक्स देखिए, 4 गुना टैक्स हो गया। जो टैक्स आज के 10 साल पहले 200 रुपए था, वो 2-2.5 हजार रुपए तक पहुंच गया। अभी 4 दिन पहले हमारे कोच नगर पड़ता है, वहां एक दुकान में दिन दहाड़े सुबह 10 बजे डकैती पड़ती है। 5 लोग कट्टा लेके एक दुकान में जाते हैं और दुकान को लूटने का काम करते हैं। आप कहते हैं अपराध मुक्त हो गया। ठीक है, पिछले आपने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाह रहा हूं कि उन पर एक बार थोड़ा सा जवाब आ जाए। अशोक कुमार जी, चूंकि खूब झोली भरकर प्यार तो मिल रहा है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आज भी आपके विपक्ष के साथी मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। वो बिजली की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि कैसे पानी आप घर घर तक पहुंचाने का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन सड़कें जो खुदी पड़ी हैं उन पाइपलाइन के नाम पर, वो लोगों को परेशान कर रही हैं। मुझे लगता है सुबह से पहली बार ऐसा मंच आया जहां सपा और भाजपा वाला मामला आ गया। यहां सपा और भाजपा वाला मामला नहीं है। मुझे यहां दिखाई दे रहे बहुत से साथी सभी दलों के हैं। ईमानदारी से केवल इनसे पूछ लीजिए, क्या भाजपा सरकार के पहले इनके पास चलने के लिए सड़कें थीं? इनने ये तो बता दिया
कि 1 किलोमीटर में 5 गड्ढे हैं, लेकिन आप गौर करिए और गौर करिए कि आज हम यहां से दिल्ली 5 घंटे में पहुंच पा रहे हैं। आप किसी भी रोड को लो, यहां से लेकर के झांसी तक 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, आज 1.25 से 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सड़कों पर काम हुआ है। अब विपक्ष का जो काम है, ये कहां से लेकर आ रहे हैं? विपक्ष तो विपक्ष की ये तो कहां बात से लेकर करेगा। आ रहे हैं? अब ये हमने नहीं कहा, विपक्ष का काम बहुत है मुद्दे। आज भी देखें आप, कभी भी किसी मुद्दे पर ले लीजिए, विपक्ष का काम है केवल और केवल ठीक है दीपराज अपना जी, नहीं देखेंगे। आप लोग राजनीति करते हैं और बार बार क्यों बीजेपी की सरकार को आप हर जगह घेरने की कोशिश करते हैं, नगर पालिका से लेकर और संसद तक? हमारे आदरणीय राठौर साहब ने हमसे कहा कि ये 5 काम बता दें, 5 सड़कें बता दें। मैं इतने बड़े सार्वजनिक मंच से कहता हूं कि अगर मैं एक लाइन भी झूठ बोलूं और ये भी बता दें, अगर मैं एक लाइन झूठ बोलूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। औरैया से लेके औरैया का 4 लाइन, जालौन से उरई आने में हम लोग महीनों नहीं आते थे। हमारा घर है जालौन में, हम लोग 2-2 महीने जालौन नहीं जाते थे, इतना रोड खराब था। उरई से औरैया 4 लाइन आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना। डिस्कवरी चैनल पर देश के सबसे खराब सड़कों में जोलूपुर से लेके हमीरपुर का रोड आता था, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना। उरई से लेके कोंच तक का सड़क जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी, जहां लोग कोंच की तरफ नहीं जाते थे। डकोर से उरई से लेकर राठ तक जो आज आप 4 लाइन देखते हो, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना। उरई में जो मेडिकल कॉलेज की बात भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष करके गए, बोर्ड मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के सरकार में बना। ये आपके सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं क्या राठौर साहब? ये नकारे इस बात को कि ये समाजवादी पार्टी की मुझे सरकार में मुझे लगता है कि इसके बहुत दिन नहीं बीते हैं, सभी लोगों ने उरई जालौन की सड़क भी देखी है। ये बीजेपी के राज में अच्छी बनी हुई है। मुझे लगता है और राजवीर सिंह जी से थोड़ा सा बात कर झांसी लेनी चले चाहिए। जाएंगे तो बीजेपी मुझे लगता है राजवीर सिंह जी से बात कर लेनी चाहिए। माने या न माने, आशीष 2 चीजें निश्चित तौर पर होंगी। आदमी कहेगा कि सड़क की सबसे सुविधा केवल बीजेपी राज में। आशीष सवाल करना राजवीर जी से जानना चाहेंगे। राजवीर जी, जो सपा पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो बोल रहे हैं और ये बीजेपी, आपका क्या मत है, क्या लगता है? आप अपना वक्तव्य रखिए। देखिए, राजनीति से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक बात कह एक नागरिक हैं आप भारत के, एक किसान हैं, किसान अन्नदाता होता है, सच बोलता है, आप उसका जवाब दीजिए। एक लाइन में सारा सच बता दूंगा। जी स्वागत है। एक लाइन में, जब से देश आजाद हुआ, कितने 75 साल बोलिए? हाँ 75। किसान मजदूर गांव ग्रामीण की आज जो हालत है, 75 सालों में जिन जिन दलों की जो सरकारें रही, सबकी जिम्मेदारी है। कोई अछूता नहीं है, कोई पाक साफ नहीं है। यह है सच्चाई। अब राजनीति अलग विषय है, यह सच्चाई है। सबकी सरकारें देखी, इस देश के किसान ने, सब राजनीतिक दल देखे, अपना अपना काम करना चाहिए। जो सत्ता में आ जाता वो अपनी दूसरी भाषा बोलता, जो विपक्ष में चला जाता वो दूसरी। ठीक है, अच्छा विपक्ष क्या है? आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हम लोग एक चीज जानते हैं, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है आपस में तो निश्चित क्षेत्र का विकास होता है। अभी बहुत लोगों ने कहा, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख जी हमारे बीच से गए, उन्होंने बताया कि वो बीहड़ के सबसे अंतिम गांव से आते हैं, लेकिन आज वो बात उनकी इसलिए सच हम नहीं मानते हैं। एक जमाना था जब उनका गांव जनपद जालौन का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में माधोगढ़ विधानसभा अकेले में इतने पुल बने हैं कि अब वो दिल्ली और उरई के राठौर साहब बहुत संक्षेप में आखिर में। दूसरा साथियों, ये बार बार सवाल आपके ऊपर उठा रहे हैं सड़कों के जाल को लेकर, आप लोगों ने क्या किया है? मुझे लगता है मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरा प्रदेश जानता है, पूरा जनपद जानता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जानता है कि इनकी सरकार में ये तो कहा जाता था गड्ढे नहीं होने चाहिए, गड्ढे दिखने नहीं चाहिए, लेकिन गड्ढे गड्ढे दिखते थे। आज अगर सड़क की नेटवर्क दिखाई देता है, कायदे की सड़कें दिखाई देती तो केवल भाजपा सरकार। चलिए मिल रहा है, लेकिन जनता को ही मिल रहा है ना, कोई भी दे, समाजवादी कोई भी करे, जनता को लाभ मिल रहा है। यहीं मिल से लेकर के रामपुरा जनता को तक, जगम्मनपुर तक चलने की रास्ता नहीं होती थी, आज हर जगह कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, केवल भाजपा सरकार। उम्मीद भी हम यही करेंगे कि आने वाले वक्त में और बेहतर सड़कों का जाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए।